हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल केस स्टडी ऑन पार्किंसंस डिजीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द पेशेंट। इसमें आप लिखोगे कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी, आपका जो पेशेंट था उसका नाम क्या था, वो कब एडमिट हुआ था, उसका क्या कंप्लेन के साथ वो उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स थे और डॉक्टर ने उस पेशेंट को क्या डायग्नोसिस बनाया था। तो ये आप लिख लोगे। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना रहता है। आइडेंटिफिकेशन डाटा में आपको पता है कि आपको क्या क्या लिखना है। पेशेंट का नाम, उसका एज, उसकी उम्र, उसका सेक्स, उसका एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशंस, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं केस स्टडी ऑन पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो केस स्टडी में जो पहला पार्ट होता है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, जिसमें आप पेशेंट का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने लिखा है कि किस हॉस्पिटल में मैंने ड्यूटी किया था, मेरा पेशेंट का क्या नाम था, वो किस कंप्लेन के साथ वहाँ पे आया था और इसको डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया था। ठीक है, तो ये पार्ट आप लिख लेंगे। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आइडेंटिफिकेशन डाटा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम लोग लिखते हैं उसका पेशेंट का नाम, उसका एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसके बाद इस तरह आपको लिख लेना है डेट ऑफ केयर स्टार्टेड, डेट ऑफ केस एंडेड, ये सब कुछ आपको लिख लेना है। फिर आते हैं आपके हिस्ट्री कलेक्शन में। तो हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट फ्रेंड्स आपको चार चीज़ें लिखनी रहती है। पहला होता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। इसके बाद इसका सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखना रहता है, जिसमें हम पेशेंट का लिखते हैं कि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। और उसके बाद हम लोग को फैमिली हिस्ट्री लिखना रहता है। फैमिली हिस्ट्री में आपको लिखना होगा कि पेशेंट के घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी को किसी तरह की कोई अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर कोई और बीमारी है तो इसको आपको इसमें इंक्लूडेड करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ उसके बाद हम लोग लिखेंगे फैमिली कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने फैमिली कॉम्पोजिशन लिखा है। तो इस तरह से आपको फैमिली कॉम्पोजिशन भी लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको फैमिली ट्री बनाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आपको फैमिली ट्री भी बना लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करूँ तो इसके बाद इसमें फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लिखना रहता है। ठीक है, कि अगर फैमिली में किसी को कोई बीमारी है तो वो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री के बारे में लिखना रहता है। उसका एजुकेशन हिस्ट्री, उसने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से लिया है, उसका सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से लिया है, उसकी हैबिट्स क्या क्या है, उसका स्लीप पैटर्न क्या है, उसका फूड पैटर्न क्या है, ये सब आप इसमें इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में इसका हम लोग न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में लिखते हैं कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल वो कितने बार खाना खाता है, वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, वो कितने ग्लास पानी पीता है, इसको आपको इंक्लूड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री कलेक्शन के बाद फ्रेंड्स हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का लिखते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम लोग जनरल अपीयरेंस लिखेंगे, फिर उसके वाइटल साइंस के बारे में लिखेंगे और फिर हम लोग हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे हेड टू एग्जामिनेशन लिखा है। पहले मैंने हेड लिखा है, फिर मैंने फेस के बारे में लिखा है। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने आई के बारे में लिखा है, नोज़ के बारे में लिखा है। फिर फ्रेंड्स आप इसके थ्रोट्स और माउथ के बारे में लिखेंगे, फिर ईयर, फिर नेक, फिर चेस्ट। चेस्ट में आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन, आपने क्या क्या किया, इंस्पेक्शन भी आप लिख सकते हो, फिर पाल्पेशन, फिर परकर्शन और ऑस्कल्टेशन, ये आपको लिखना है। फिर फ्रेंड्स आप एब्डोमेन में आ जाओगे। फिर एब्डोमेन में आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परकर्शन, ऑस्कल्टेशन, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है जेनाइटल एंड रेक्टम में। ठीक है, तो अगर पेशेंट का कोई भी जेनाइटल और रेक्टम में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है तो वो आप इसमें इंक्लूड करोगे। कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको आपको इंक्लूड करना है। पेशेंट को अगर हेमोरॉइड्स है तो वो आप इसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके एक्सट्रीमिटीज़ में आपको ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपको लिखना है, जिसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको करना है। ठीक है,
ये आप लिखो, सॉरी, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मेंटल स्टेटस के बारे में लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद मेमोरी लिखोगे, ठीक है। मूड, थॉट एंड ओरिएंटेशन, पेशेंट जो है वो ओरिएंटेड है या नहीं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में फ्रेंड्स याद रखना, हम टाइम, प्लेस और पर्सन, तीन चीज़ें हम लोग इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो प्लेस, पर्सन, टाइम ये सब लिख दिया है। फिर जजमेंट, अटेंशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में लिखना है। फिर आपको इनके रिफ्लेक्सेस के बारे में लिखना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस जो है वो ये सब कुछ लिख लेना है आपको, क्योंकि पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, तो आपको जो नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ इसमें लिखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे आपको ग्लासगो कोमा स्केल लिखना है, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है। पेशेंट का जो भी स्कोर आएगा उसको आपको घेरा लगा के यहाँ पे दिखा देना है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो आपको भी इसी तरह घेरा लगा के दिखा देना है, ठीक। फिर जो हम लोग लिखते हैं पेशेंट का इम्प्रेशन, तो अब फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट में जो चीज़ें आइडेंटिफाई आपने की है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह करके लिख सकते हो, ठीक। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस पे आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको फ्रेंड इन्वेस्टिगेशन लिखना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह करके इन्वेस्टिगेशंस को लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस लिखे हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, पीईटी, सीटी स्कैन, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको लिखना है ड्रग स्टडी, ठीक है। तो ड्रग स्टडी में देखिए फ्रेंड्स मैंने किस तरह लिखा है, टैब लेवोडोपा, टैब ब्रोमोक्रिप्टिन्स, ठीक है। तो इस तरह आपको ड्रग, उसका डोज, उसका एक्शन, उसका इंडिकेशन, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने ये दूसरा लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने किस तरह लिखा है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको फ्रेंड्स इसके बाद आपको ड्रग स्टडी के बाद डिजीज़ कंडीशन के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिजीज़ कंडीशन का डेफिनेशंस, पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका इंसिडेंस आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके बाद फ्रेंड्स आपको एनाटॉमी लिखना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह बना सकते हो, जैसे मैंने मेरा कंडीशन जो है पार्किंसन डिजीज़ है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप इस तरह करके यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। इसके बाद आता है कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर में एक साइड आपको बुक पिक्चर और एक साइड आपको पेशेंट पिक्चर लिखना होगा। बुक पिक्चर में वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे जो कि आपने बुक में पढ़ी है पार्किंसन डिजीज़ में। जैसे पार्किंसन डिजीज़ में जो कॉजेज़ होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, एथरोस्क्लेरोसिस, वायरल इन्फेक्शन, हेड ट्रोमा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बुक में दी हुई है। उसके बाद आपको देखना है कि आपको पेशेंट में क्या चीज़ें देखने को मिली। तो जैसे कि फ्रेंड्स मुझे पेशेंट में देखने को मिला है कि उसमें डोपामीन जो है वो कम बन रहा था सब्सटेंटिया निग्रा से, ठीक है। और वायरल इन्फेक्शन भी था, तो ये हम क्या कर देंगे, पेशेंट पिक्चर में लिख देंगे। इसके बाद आते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। तो पैथोफिजियोलॉजी में आपको लिख लेना है पार्किंसन डिजीज़ का जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो जैसा आपने कॉजेज़ में लिखा था वैसे ही आप एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी लिखोगे। एक साइड आपको बुक पिक्चर लिखना है और दूसरे साइड में आपको पेशेंट में क्या चीज़ें देखने को मिली वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फिर अब आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवालुएशंस पे। तो आपने उस तरह ही लिखना है कि बुक में क्या क्या डायग्नोस्टिक इवालुएशंस दिए हुए हैं और पेशेंट में क्या क्या आपने डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद आप कॉम्प्लिकेशंस लिखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसको आपको इंक्लूड करना है। फिर इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप इसके बाद इसका सर्जिकल मैनेजमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो।
इसके बाद इसमें नर्सिंग प्रोसेस लिखोगे फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ और उस हिसाब से हम नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप पहला नर्सिंग डायग्नोसिस देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू पार्किंसंस डिजीज, चेंज इन मस्कुलेचर, ट्रैकियो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एज एविडेंस बाय डिस्पनिया एंड टैकीकार्डिया। इस तरह करके मैंने यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखा है। तो आपको कुल मिला के 5 नर्सिंग डायग्नोसिस कम से कम लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने पहला नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया है फ्रेंड्स। तो इसमें भी 7 चीज़ें होती है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनले, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवालुएशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने इसका केयर प्लान बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनले, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवालुएशन। तो आपको इस तरह करके लिख लेना है। फिर मैंने ये दूसरा केयर प्लान फॉर्मुलेट किया है फ्रेंड, जिसमें मैंने इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू ट्रीमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू मूव एट विल एंड जर्क मूवमेंट। तो इस तरह करके मैंने ये दूसरा केयर प्लान जो है वो फॉर्मुलेट किया है। फिर ये तीसरा केयर प्लान मैंने बनाया फ्रेंड्स, जिसमें मैंने इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशंस पे बनाया है फ्रेंड्स। तो ये भी आप इस तरह से बना सकते हो। केयर प्लान लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको हेल्थ एजुकेशन लिखना रहता है। तो इसमें मैंने मेडिकेशंस के बारे में हेल्थ एजुकेशन लिखा है, फिर डाइट के बारे में लिखा और लाइफस्टाइल के बारे में लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको प्रोग्नोसिस लिखना है कि फर्स्ट डे पे जब आपने केयर दिया तो उसकी वजह से क्या क्या उसमें आपको फाइंडिंग्स देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट डे का प्रोग्नोसिस, फिर सेकेंड डे का प्रोग्नोसिस आपको लिखना है। तो आप इस तरह करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 डे केयर लिखा है, तो मैंने 3 दिन का केयर दिखा है, तो मैंने 3 दिन का प्रोग्नोसिस भी लिखा है। इसके बाद आते हैं इसके समरी वाले पार्ट में, तो आपको इसका समरी लिख लेना है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हो। फिर आप इसका कंक्लूज़न लिख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह करके मैंने कंक्लूज़न लिखा है। और फिर आप इसका बिप्लोग्राफी भी लिख सकते हो। आपको कम से कम 5 बिप्लोग्राफी फ्रेंड्स लिखना पड़ता है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये केयर प्लान का PDF फाइल चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स। आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।